कैराना पर पहले आपने प्रदीप चौधरी को एक तरह से विजयी बताया था, लेकिन अब आप 50-50 बता रहे हैं। शुरू में जो सूचनाएं मिलती हैं उस आधार पर मैंने कहा था, लंबे समय तक कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसमें अंदरूनी खलल पड़ जाता है, तो बीजेपी में भी यही होना था और वो हो रहा है, तो भाजपा के लिए बहुत मतलब शुभ संकेत नहीं है। तो एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं विपिन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक रूप से भी इसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं, इस लिहाज से भी ये बड़ा राज्य है। इस तरीके से धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ रहा है, 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और जिस तरीके से राजनीति के जानकार लोग कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, यानी जो उत्तर प्रदेश फतेह कर लेता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब जिस तरीके से 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और चुनाव 5वें चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो इस बड़े प्रदेश में हवा आखिर क्या बोल रही है, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजनीति के बड़े अच्छे जानकार, राजनीतिक विश्लेषक अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई बड़े अखबारों के प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में भी दैनिक जनवाणी के सहारनपुर प्रभारी हैं। अवनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, शुक्रिया शुक्रिया। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो इन 4 चरणों में उत्तर प्रदेश की हवा क्या बोल रही है। कहा यह जाता है कि पश्चिम में जो हवा बोलती है उसका असर पूरब में भी दिखाई देता है। निसंदेह ऐसा है कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण और बाकी है, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये पूरा 24 सीटें हैं करीब लोकसभा की, वो काफ़ी मायने रखती हैं। अगर पहले चरण की आप बात करते हैं तो सहारनपुर में चुनाव हुआ, कैराना में हुआ, नगीना में हुआ, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह में वोटिंग हुई, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबिल है कांग्रेस सपा गठबंधन के, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भले ही रालोद बगलगीर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद जो दूसरे चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, पीलीभीत वगैरह, और फिर तीसरे चरण में, चौथे चरण में, तो कुल मिलाकर के हर चरण में विपक्ष जो है वो आक्रामक होता जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें। लेकिन भाजपा को ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान पहुँचाने की स्थिति में हो। हाँ, इतना जरूर है कि 2014 में जितनी सीटें मिली थी बीजेपी को, आप देखिए पश्चिम की सारी सीटें बीजेपी जीत गई थी 2014 में, लेकिन 2019 में चूंकि समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन था, तो यहाँ कई सीटों पर जैसे नगीना है, बिजनौर है, उसमें आपका सहारनपुर भी शामिल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार खानी पड़ी थी। रामपुर में भी और मुरादाबाद में स्टेशन साहब जीत गए थे समाजवादी पार्टी से, रामपुर में आजम खान साहब, तो 5-6 सीटों में नुकसान हुआ था। अब चूंकि इस बार रालोद आ गया, भारतीय जनता पार्टी का बगलगीर हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा इस बेल्ट में बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में नहीं मिल रहा है, और आगे भी जो चुनाव हुए हैं वहाँ लगभग सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष रणनीति की तरह ज्यादातर जगहों पर अपने प्रत्याशियों को चेंज नहीं किया है, कोई दूसरी बार लड़ रहा है तो कोई तीसरी बार लड़ रहा है। तो जो विपक्ष है वो सत्ता विरोधी लहर पर तैरने की तैयारी पहले से ही कर चुका था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे हुए हैं कि विपक्ष जो बचाव की मुद्रा में रहता था, खासतौर से राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, वो आक्रामक मुद्रा में आ गए और बहुत ज्यादा आक्रामक मुद्रा में आ गए। खासतौर से कर्नाटक में जो लज्जाजनक घटना हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पौत्र ने महिलाओं के साथ जो कथित तौर पर रेप की और उसकी जो वीडियो बनाने की है, तो वो भी चुनाव में खड़े थे और प्रधानमंत्री ने उनके पक्ष में कुछ रोज पहले जनसभा की थी, बाद में अब वो भाग कर विदेश चले गए। तो इनका सबका विपक्ष के पास तमाम चीजें, देखिए बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर का मसला, कर्नाटक की घटना और तमाम सरकारी संस्थाओं का निजीकरण, तो चूंकि गोदी मीडिया राहुल गांधी की छवि लगातार खराब कर रहा है पिछले 10 साल से, आप देखिए 2014 के बाद से ही, लेकिन
अब आप देखिए जनमानस का इन टेलीविजनों से विश्वास उठ चुका है। अब आज तक की अंजना ओम कश्यप जहाँ जाती है उनका घेराव होता है, लोग गोदी मीडिया, अंजना मोदी, इस तरह से और भी। तो यूट्यूबरों को आप देखिए, परसेप्शन अब वो बना रहे हैं, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अवसार शर्मा, संजय शर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, तो काफी ऐसे लोग हैं और जिनके लाखों लाख में फॉलोवर है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो क्षेत्रीय मीडिया है, जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, उसमें मैं आपके भी चैनल को काफी फॉलोवर है इसके लाखों में, और भी तमाम, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी मान ली पश्चिम बेल्ट में अगर 10 यूट्यूबरों को गिना जाए तो उसमें चलो आप भी हो, ऐसे और लोग हैं जो निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं, तो लोगों को उन पर यकीन हो रहा है। इससे भी क्योंकि सत्ता के नशे में तो भारतीय जनता पार्टी को तो लगा कि मीडिया को हमने बंधक बना लिया है, टेलीविजन वगैरह को, और है भी गोदी मीडिया कह लीजिए या बंधक मीडिया है, वो तो वहाँ प्रधानमंत्री परस्त खबरें दिखाई जाती हैं, तो लोग इन चीजों को जान चुके हैं। तो अंदर खाने एक बड़ा विरोध तैर रहा है, नौजवानों में बड़ा आक्रोश है, और उसका दुष्परिणाम बीजेपी को भोगना पड़ेगा। मेरा अपना मानना, अपने तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो गनीमत रहेगी, लेकिन अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफी कम हो रही 2019 की अपेक्षा। बाकी अब ये जो 5वां चरण है और 6ठा 7वां चरण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चूंकि आप बात कर रहे हैं, वहां पर बनारस, गाजीपुर, घोसी, रायबरेली, आजमगढ़, कैसरगंज, गोंडा और जौनपुर, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। पटवारी जी, क्या ये प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है? जिस तरीके से पहले उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, फिर मुसलमानों की बात की, इसके बाद उन्होंने भैंसों की बात की, और कुछ लोगों ने तो पहले ही बोल दिया था कि अब देखिए रोकर दिखाएंगे, और वास्तव में प्रधानमंत्री जी वो भी दिए। दरअसल ऐसा है कि शुरू में बीजेपी को ये लगा था कि पूरे चुनाव को राम मंदिर ड्राइव करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और प्रधानमंत्री जिस लीग पर चल रहे थे उससे आरएसएस असंतुष्ट था, और यही वजह है कि नागपुर मुख्यालय पर प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद पहली बार गए थे वो, और वहाँ रात भी गुजारी उन्होंने, और वहाँ से जो मतलब तय हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री के बोल बदले हुए हैं। मेरा ख्याल है नागपुर के बाद यूपी में उन्होंने अलीगढ़ में सभा की थी, और वहाँ उन्होंने एलानिया ये कहा मंच से कि विपक्षी यानी कांग्रेस और इसके जो सहोदर दल हैं, अगर ये आते हैं सत्ता में तो ये आपकी संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देंगे, और इसकी शिकायत भी हुई। इसको हेट स्पीच के अंतर्गत रखा गया। प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन आरएसएस की जो तरफ से गाइडलाइन थी उन्होंने कहा कि, तो उस तरह से इन्होंने मतों के ध्रुवीकरण के लिए, उसके बाद से प्रधानमंत्री के बोल लगातार बदलते चले गए। जो आईबी वगैरह का इनपुट आता है उसको सरकार देखती है जो सत्ता में होता है, तो भाजपा के लिए बहुत मतलब शुभ संकेत नहीं है। तो एन केन प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण का जो उसका ट्रैक जो है वो चेंज हो गया, और अभी तक चेंज है। और जहाँ तक रोने की बात है, ये भावनाओं को भुनाने का उपक्रम है पॉलिटिशियनों के को। तमाम लोगों को देखिए कि तो डायस से रो देते हैं, कोई क्षमा मांग रहा है, कोई पैरों में पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री रो दिए, चलिए संवेदनशीलता है उनकी, लेकिन उसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो वो जनभावनाओं को लुभाने का, उनकी सहानुभूति लेने का एक उपक्रम है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है। हाँ। तो क्या ये वही सब चल रहा है? देखिए वही सब चल रहा, क्या भाजपा में भी अंदर खाने विद्रोह तो वही है, यूपी दिल्ली की लड़ाई है, और अमित शाह के जो टारगेट पे हैं उनके बचाव का एक अलग दल है, और शीर्षस्थ नेताओं में भी, चूंकि इस सरकार में मोदी और शाह के अलावा किसी की चली नहीं पिछले 10 साल में, और पार्टी जब लंबे समय तक कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसमें अंदरूनी खलल पड़ जाता है। तो बीजेपी में भी यही होना था और वो हो रहा है, उसका नतीजा भी सामने आएगा। ये चीजें हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि 5वें चरण में जो, तो 5वें चरण में, 6ठे 7वें चरण में, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कि आपने सवाल किया था, तो ये अब चुनाव अवध क्षेत्र में पहुंच गया। इसके बाद पूर्वांचल में जाएगा, वहाँ तमाम वीवीआईपी सीटें हैं। खुद प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, खैर वहाँ से प्रधानमंत्री का जीतना
उसमें कोई ऐसी मतलब इफटबट की बात नहीं है। लेकिन आसपास के जो जिले हैं वहाँ पेच फंसा हुआ है। खासतौर से जैसे रायबरेली सीट से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अमेठी से उनके ही बहुत करीबी किशोरी लाल शर्मा को लड़ाया गया है। अमेठी सीट अगर वहां से राहुल लड़ते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, ज़्यादा सुर्खी में होती। तो अब किशोरी लाल के आ जाने से मतलब स्मृति ईरानी के मुकाबले उन्हें एक सामान्य प्रत्याशी माना जा रहा है। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक काम किया, और हरियाणा के रहने वाले राजीव जी के साथ आए, वहीं बस गए, तो उनको घर घर की जानकारी है। स्मृति को लेकर बड़ा विरोध भी है अमेठी में भी, और राहुल गांधी को लेकर सहानुभूति बहुत है रायबरेली में। तो 2 सीटें तो ये हो गई। अब आप आ जाइए कैसरगंज सीट पे। ब्रजभूषण शरण सिंह कद्दावर नेता रहे, वो 5 बार खुद सांसद चुने गए। एक बार उनकी पत्नी केतकी सिंह चुनी गई। उनके बेटे प्रतीक शरण सिंह सदर से भाजपा के विधायक हैं गोड़ा। और भाजपा ने पहले तो उनका टिकट घोषित नहीं किया था, क्योंकि इधर जाट बेल्ट में वोटिंग होनी थी। तो कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट घोषित हो जाएगा तो जाट नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जितनी महिला पहलवान थी वो जाट बिरादरी से हैं। तो बड़ी चालाकी के साथ बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण सिंह को, उनकी उम्र 33 साल है, मेरा ख्याल उनका पहला चुनाव है कर्णभूषण सिंह का। तो कर्णभूषण क्या चुनाव, तो ब्रजभूषण शरण सिंह लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस परिवार के बाहर किसी को टिकट दे देती। लेकिन कैसरगंज में आप देखिए कि वहाँ करीब 1.5 लाख राजपूत मतदाता है, ब्राह्मणों की संख्या 4 लाख है, लेकिन ब्राह्मण वहाँ नहीं जीत पाता है। इस बार सपा गठबंधन की ओर से वहां से ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ रहा है। बसपा ने भी ब्राह्मण उतार दिया है, थोड़ा सा ब्राह्मण मतों को बिखराव हो सकता है। तो अब मुस्लिमों और दलितों पर निर्भर करेगा किधर जाते हैं। अगर बसपा कोट बैंक इधर खिसक आता है तो कर्णभूषण की सीट जो है वो खतरे में पड़ सकती है। यद्यपि ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना लंबे समय से वहाँ दबदबा रहा है, उनकी पकड़ है, घर घर तक लोगों से उनका रास्ता है। जो भी आदमी इतने समय तक रहता है तो और ये मुद्दा जो है महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न का, वो वहाँ कैसरगंज में परवान नहीं चढ़ा है। उसका कोई मतलब वहाँ नहीं है, क्योंकि राज्य भी अलग है और वहाँ जाट बिरादरी है ही नहीं। तो इस मुद्दे को हवा कौन देता। ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ रहते आए हैं। और उसके बगल की सीट है गोंडा की, जहाँ से कीर्ति वर्धन सिंह, मनकापुर एक राजघराना है, वहाँ से वो जीतते आए हैं। भाजपा ने उन्हीं पर दांव लगाया है। तो ये हो गई कैसरगंज गोंडा सीट की बात। अब थोड़ा और आगे आप चलेंगे, आजमगढ़ की बात आप देख लीजिए। ये सीटें मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि यहाँ भाजपा फंसी हुई है। अभी मैं फैजाबाद की भी बात करूँगा। आजमगढ़ आजमगढ़ बड़ी उर्वर धरती है। 4 तो मुख्यमंत्री वहाँ से सांसद बन के गए, चुनाव लड़े हैं। जैसे चंद्रजीत सिंह यादव आजमगढ़ के ही, रामनरेश यादव ये मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से सांसद चुने गए, अखिलेश यादव वहाँ मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से सांसद चुने गए। तो पिछला चुनाव जो उपचुनाव हुआ था उसमें दिनेश लाल यादव एक लोक कलाकार है, गायक, उनको निरहुआ नाम से प्रसिद्धि है वहाँ पर। तो निरहुआ पिछला चुनाव जीत गए थे, क्योंकि बसपा ने गुड्डू जमाली को उतार दिया था। तो दलितों और मुसलमानों का वोट जो है वो काफी बिखर गया। तो बहुत 5-6 हजार वोटों से धर्मेंद्र यादव हार गए। निरहुआ जो है वो रहने वाले गाजीपुर के हैं, लेकिन अब उन्होंने घर वर बना लिया है आजमगढ़ में ही। धर्मेंद्र यादव एक राजनीतिक घराने के हैं और बदाऊं से भी सांसद रहे, यहाँ से भी रहे, आजमगढ़ से। तो बहुत सोच समझ के अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को उतारा है। और वहाँ का जो बलराम सिंह यादव का परिवार है, उनके बेटे संग्राम सिंह यादव, तो बड़ा इनका आत्मीय रिश्ता रहा मुलायम परिवार का उनसे, बलराम से। तो कुछ लोगों ने की बाहरी पैरासूट प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, यह बात दिनेश लाल यादव ने भी उठाई, लेकिन वो जोर नहीं पकड़ पाई है। और चूंकि गुड्डू जमाली सपा में आ गए हैं, तो आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन मतलब वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अब गाजीपुर में आप आ जाइए। गाजीपुर की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अफजाल अंसारी का जो परिवार है, ये लोग पहले तो कम्युनिस्ट रहे, बाद में बसपा में आए, सपा में आए, परिस्थितियां जैसी बदलती रहीं। तो अफजाल ने पिछली बार मनोज सिन्हा को, जो कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे, दूरसंचार मंत्री रहे, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब मनोज सिन्हा चूंकि भूमिहार बिरादरी से आते हैं, बीजेपी ने उनको भाई वहाँ का जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया है।
तो अफजाल तो पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं वहां पर चुनाव, और हमेशा मजबूती से लड़ते हैं। उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों के यहाँ, अलावा दलितों का और बिरादरी का। और भाजपा ने बहुत ठोक बजा करके, जो मनोज सिन्हा के बड़े करीबी है पारसनाथ राय, वो एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक है, खुद भी टीचर रहे, और मुख्य धारा की राजनीति से उनका कभी वास्ता नहीं रहा, वो संघ के शुरू से कार्य करता रहे। लेकिन भाजपा चाह रही थी कि पूर्वांचल में भूमिहारों को एकत्र करने के लिए किसी एक भूमिहार को टिकट दिया जाए। बलिया में पहले विचार किया गया था, लेकिन बलिया से बीजेपी ने नीरज शेखर को उतारा है। तो गाजीपुर में प्रयोग किया पारसनाथ राय का, ये मनोज सिन्हा के बड़े करीबी हैं, लेकिन इनका राजनीतिक चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। भाजपा के तमाम वहां सहोदर संगठन लगे हुए हैं, लेकिन अफजाल का पलड़ा भारी लग रहा है, अफजाल अंसारी साहब का। और अब आप आ जाइए घोसी सीट पे। घोसी सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर, जो भाजपा की शरण लिए और मंत्री बने हुए हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर है। भाजपा जो कहती नहीं कि परिवारवाद है कांग्रेस में, ये सब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को, इनके बेटे को, अनुराग ठाकुर क्या है, भाजपा का भी परिवारवाद, भाजपा का परिवारवाद इससे बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पर तोहमत जरूर लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के त्याग की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता ना। इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, अपने बाप के हत्यारों को माफ करने का कलेजा अगर किसी में है तो प्रियंका गांधी में है। सोनिया गांधी चाहती तो खुद बन सकती थी प्राइम मिनिस्टर, या फिर वो अपने बेटे को बना सकती थी प्राइम मिनिस्टर। पूरा पावर था 2004 में भी और उसके बाद 2009 में भी, लेकिन उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह को बनाया। तो सत्ता लोलुपता की ये तोहमत जरूर लगाते हैं, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा सत्ता लोलुप है, परिवारवाद इसमें ज्यादा है। अमित शाह के बेटे जय शाह विशेष सचिव है वो, अनुराग ठाकुर, इनके पिता क्या थे, कैलाश विजयवर्गीय, पीयूष गोयल, कल्याण सिंह, उनके बेटे राजू, उनके बेटे संदीप यानी कल्याण सिंह का पोता दूसरी बार मंत्री है, राजनाथ सिंह उनके बेटे। तो ये तोहमत तो जरूर लगाते हैं विपक्षियों पर, लेकिन विपक्षियों जो ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी या कन्हैया कुमार जैसे लोग, उसका जवाब मोदी पे नहीं है, इसीलिए सारे परेशान हैरान है, रो रहे हैं। तो अब घोसी सीट पे, मैंने परिवारवाद से थोड़ा लंबा हो गया, घोसी सीट पे आ जाइए तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर वहां से चुनाव मैदान में, और राजीव राय को सपा कांग्रेस गठबंधन ने उतारा है। और बसपा ने चौहान बिरादरी से, चूंकि वहां लोग या चौहान पर्याप्त संख्या में है, तो चूंकि दारा सिंह बीजेपी में आ गए, उनको मंत्री पद से भी नवाज दिया गया, हालांकि चुनाव हार गए थे उपचुनाव। तो वहां राजीव राय भी बहुत, जब से वहां सनबाउन से चुनाव हो रहा है, पहले सांसद वहां से उमराव सिंह थे, लेकिन तीन ही बिरादरी में चंदेव राजभर और मतलब राय राजभर और आपका चौहान, इन तीन बिरादरियों में से चुने जाते रहे सांसद। तो घोसी में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय का पलड़ा भारी लग रहा है। जौनपुर में चूंकि धनंजय सिंह ने समर्थन कर दिया है बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह का, उनकी पत्नी श्री कला खुद उनसे अमित शाह से मुलाकात हुई, बाद में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह से धनंजय सिंह खुद मिले। तो धनंजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहां भी श्याम सिंह यादव जो है वो चुनाव को मतलब रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, मछली शहर सीट पर भी। तो कुल मिलाकर के जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है और अवधी बोली का जो क्षेत्र है, इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसमें आखिरी बार कहना चाहता हूँ, जिसको मैं छूट गया था मेरे जहन से, वो है फैजाबाद सीट। फैजाबाद सीट से भाजपा ने लल्लू सिंह को मैदान में उतारा है। लल्लू सिंह 5 बार के विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। वहाँ फैजाबाद की राजनीति को निर्मल खत्री कांग्रेस के, वो भी प्रभावित करते रहे लंबे समय तक, अब लगातार चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा जो सेन परिवार है वहाँ, मित्र सेन यादव का, उनके परिवार के आनंद सेन, तमाम अब इस बार वो कम्युनिस्ट पार्टी से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, उनके परिवार से आनंद सेन शायद खड़े हुए हैं। और सपा ने वहाँ से एक
सामान्य सीट होने के बाद भी दलित कैंडिडेट को उतार दिया है, जैसे मेरठ में उतारा था। तो फैजाबाद का जो चुनावी संग्राम है वो भी भाजपा के लिए टफ है। तो ये जो मतलब 10, 12, 15 सीटें हैं, यहाँ भाजपा को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा। बेशक सीट घट जाएगी 2019 के मुकाबले, लेकिन सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। प्रभारी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बिल्कुल कम शब्दों में थोड़ा सा हवा का रुख बताना किधर है। जो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ और उन सीटों पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो उसमें किस किस के बीच में आप टक्कर मान रहे हैं? एक एक सीट के बारे में थोड़ा बताते चलिए। जैसे कराना सीट है, कराना परिकर और प्रदीप चौधरी के बीच में बहुत मतलब 50-50 की टक्कर है। सेम यही स्थिति यहाँ पर सहारनपुर सीट पे है। कराना पर पहले आपने प्रदीप चौधरी को एक तरह से विजयी बताया था, लेकिन अब आप 50-50 बता रहे हैं। शुरू में जो सूचनाएं मिलती हैं उस आधार पर मैंने कहा था, अभी वैसा तो है ना कि मैं ईवीएम में घुसा हुआ हूँ, लेकिन और जो जानकारी हमारे पास छन करके आई है कि ठाकुरों का एक बड़ा वर्ग, श्री पाल राणा को भी उसने वोट नहीं किया। गुर्जर प्रत्याशी को हराना इसलिए उन्होंने इकरा हसन को वोट किया है, लेकिन वहां प्रदीप चौधरी मतलब 50-50 की लड़ाई है। किसकी टोपी में पंख लगेंगे तो वक्त बताएगा। तो ऐसा नहीं है, पहले मुझे लगता था कि प्रदीप चौधरी मतलब विजयश्री उनका वर्ण कर लेगी, लेकिन अब थोड़ा रास्ता जो है वो कठिनतर लगता है। ऐसे सहारनपुर में भी इमरान और राघव में 50-50 की लड़ाई है। मेरठ में सुनीता वर्मा, चूंकि आखिरी दौर में जिस तरह से अरुण गोविल का मतलब लस्त-पस्त हो जाना और पार्टी में अंदरूनी कलहबारी प्रत्याशी का, उधर देवव्रत त्यागी को लेकर के त्यागी समाज में जो मीटिंगें हुई, वोटों का जो बिखराव हुआ, भाजपा का कोर वोट बैंक कटा, तो वहां सुनीता वर्मा मुझे मजबूत स्थिति में लगती है। और मुरादाबाद में रुचि बीरा की भी पोजीशन ठीक है, हालांकि भाजपा प्रत्याशी का निधन हो गया है। और रामपुर में जो इनको नदवी साहब को बिजनौर बागपत, हाँ, नगीना में चंद्रशेखर की स्थिति अच्छी है। और बिजनौर में और बागपत में देखिए रालोद प्रत्याशी जो है, जैसे वहाँ चंदन चौहान बिजनौर में और यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार संगवान, ये मजबूत स्थिति में। तो कहने का मतलब यालों पर ये जो सीटें हैं यहाँ पर भाजपा और विपक्ष में 50-50 का होना चाहिए। बाकी मथुरा है, मथुरा आगरा इस बेल्ट में, हाथरस, बुलंदशहर, ये भाजपा की यहाँ पर हवा ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर सीट पर राजेंद्र सोलंकी और महेश शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट, उनमें कांटे की टक्कर है, क्योंकि राजेंद्र सोलंकी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। ये स्थितियां हैं। प्रभारी जी, अब आप इस पूरे उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ये बताइए कि 2014-2019 के मुकाबले अब की बार भारतीय जनता पार्टी मतलब किस तरीके से फाइट कर रही है? नहीं, देखिए उतनी अच्छी फाइट नहीं है। 2014 में तो एक तरह से साफ ही कर दिया था, और 2019 में भी अच्छी खासी, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा को मुझे लगता है कि 55, 60, 62 यहीं पर संतोष करना पड़ेगा। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।